हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑलिव वुड। माई सेल्फ पूजा। आज हमें डिस्कस करना है 24th एंड 25th ऑफ फेब के करंट अफेयर्स। लास्ट 2 डेज से मैं लीव पर थी, इसलिए हमारे करंट अफेयर्स रह गए। बट कोई भी ऐसे न्यूज़ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो बिल्कुल नहीं रहेगी, क्योंकि आप लोग मुझे जानते हैं मैं किसी भी न्यूज़ को जाने नहीं देती, खासतौर पर जो इंपॉर्टेंट होती है हमारे एग्जाम के लिए। क्लियर? सो आज हम यहाँ पे 24th एंड 25th ऑफ फेब के करंट अफेयर डिस्कस कर लेते हैं। एंड कल मॉर्निंग में 8 AM जो हमारे डेली करंट अफेयर्स होते हैं, तो बिल्कुल 8 AM पर हम 27 एंड 26 ऑफ फेब के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लेंगे। इस तरीके से आपका जितने भी दिनों का करंट अफेयर्स रह गया है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले बात करेंगे आज हम 24th ऑफ फेब को हमने कौन सा इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट किया। देन हम नेशनल न्यूज़ पे बात करेंगे, कुछ स्टेट न्यूज़ पे भी बात करेंगे, आर्ट एंड कल्चर की न्यूज़ पे भी डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा बादामी या फिर बातापी के चालुक्यों पे भी डिस्कशन करना है। एंड वीडियो के एंड में रिवीजन क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे है, जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। क्लियर? तो जल्दी से आप लोगों के जितने भी फ्रेंड्स हैं SSC, रेलवे, डिफेंस या डिफरेंट स्टेट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके साथ आप इस लिंक को शेयर कर सकते हैं, जिससे वो लोग भी हमारे साथ जुड़ सके। और अपकमिंग जो रेलवे की इतनी सारी वैकेंसी आउट हो रही है, SSC का कैलेंडर भी आ चुका है, उसकी भी वैकेंसीज आने वाली है, तो उन सभी एग्जाम के लिए आपको यूजफुल होगा। और यहाँ पर यूपी का जो एग्जाम हुआ था, लीक हो गया पेपर, और कहा गया है कि 6 मंथ के अंदर वापस से उसे पेपर को कराया जाएगा। तो अपकमिंग पेपर के लिए भी ऑब्वियस सी बात है, करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होगा। क्लियर? अब बात कर लेते हैं PDF के बारे में। तो अगर आपको डेली करंट अफेयर्स और आज का 24 और 25th ऑफ फेब के करंट अफेयर्स की PDF लेनी है, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे। सिंपली सर्च कीजिएगा करंट अफेयर्स विद पूजा मैम, तो टेलीग्राम तक पहुंच जाएंगे, या फिर डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी अवेलेबल है। ठीक है? तो वहां से आप इजिली PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट है 24th ऑफ फेब। 24 फरवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं सेंट्रल एक्साइज डे। ठीक है? हमारे देश में एक ऑर्गेनाइजेशन है CBIC। CBIC का मतलब होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, जो कि हमारे देश की सबसे बड़ी बॉडी है। और जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं उनको एडमिनिस्ट्रेट करना, उनको रेगुलेट करना, उनके लिए नियम कानून बनाने की जिम्मेदारी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम की होती है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या वित्त विभाग के अंदर काम करते हैं। ठीक है? तो सेंट्रल एक्साइज डे हम हर साल 24 फरवरी को मनाते हैं। क्यों? क्योंकि इस दिन सेंट्रल एक्साइज एंड सॉल्ट एक्ट ऑफ 1944 को इनेक्ट किया गया था, फोर्स में लाया गया था, लागू किया गया था। इसलिए 1944 से हम इस दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। क्लियर? चलिए अब एक क्वेश्चन का आंसर कीजिए। What is the name of country's longest signature stay bridge recently inaugurated by the Prime Minister Narendra Modi in Gujarat? तो देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज का उद्घाटन, जिसका पुराना नाम सिग्नेचर ब्रिज था, किया गया है बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारका, गुजरात में। तो इस नए ब्रिज का नाम क्या है? आंसर हो जाएगा सुदर्शन सेतु। सुदर्शन सेतु को रिसेंटली लॉन्च किया गया है, इनॉग्रेट किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा द्वारका, गुजरात में। ये गुजरात का पहला और इंडिया का दूसरा सी लिंक ब्रिज है, मतलब जिसको समुद्र में 2 स्थानों को जोड़ने के लिए बनाया गया है। आपको पता है कि मुंबई में ऑलरेडी अटल सेतु है, जो कि एक सी लिंक ब्रिज है, और अपने तरीके का ये दूसरा सुदर्शन सेतु, जो कि एक सी लिंक ब्रिज है, जो कि बेट द्वारिका आइलैंड को मेनलैंड गुजरात के साथ कनेक्ट करता है। लगभग 2.32 किलोमीटर, 2.32 किलोमीटर लंबा ये आपको ब्रिज देखने को मिलेगा। एंड 980 करोड़ के कॉस्टिंग के साथ, लागत के साथ इस ब्रिज को तैयार किया गया है। 2017 में इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया था, फाइनली इसे इनॉग्रेट किया गया है बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। क्लियर हुआ? तो इसके अलावा ये जो ब्रिज है, ये हमारी कंट्री का लॉन्गेस्ट केबल ब्रिज है। ठीक है? तो इस बात को भी आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंडिया का लॉन्गेस्ट केबल स्टे ब्रिज है, जिसे इनॉग्रेट किया गया है, नाम है सुदर्शन सेतु। पुराना नाम क्या है इसका? हम एक और नाम से जानते हैं, ओखा बेट द्वारिका सिग्नेचर ब्रिज के नाम से भी इसे जाना जाता है। कहां पर है? आप एक गुजरात का मैप देख रहे हैं। गुजरात में ये जो एरिया है, ये गल्फ ऑफ कच्छ कहलाता है। द्वारिका मेनलैंड में एक पोर्ट है जिसका नाम है ओखा। ओखा पोर्ट से यहाँ पे कुछ आइलैंड्स है जिसका नाम है बेट द्वारिका आइलैंड। तो ओखा से द्वारिका, बेट द्वारिका आइलैंड को कनेक्ट करता है। अभी फिलहाल जो है शिप्स, छोटी छोटी बोट्स चलती हैं, जो टूरिस्ट होते हैं बेट द्वारिका जाते हैं, उनको ले जाने का काम छोटी छोटी सी बोट्स करती हैं। अब बोट के स्थान पे इस ब्रिज को उद्घाटन किया गया है, मतलब टूरिस्ट अट्रैक्शन भी इससे
बढ़ेगा। तो सुदर्शन सेतु इसका नाम है। 2.32 किलोमीटर का है, 980 करोड़ के लागत के साथ बनाया गया है। अब द्वारिका में मतलब गुजरात में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक और अनाउंसमेंट किया गया, मतलब वर्चुअली इनॉग्रेशन किया गया 5 एम्स कैंपस का। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस मतलब एम्स कैंपस का को भी इनॉग्रेट किया गया है। 5 एम्स है, कौन कौन से? राजकोट गुजरात में, बठिंडा पंजाब में, रायबरेली उत्तर प्रदेश में, कल्याणी वेस्ट बंगाल में एंड मंगलागिरी आंध्र प्रदेश में। ये 5 नए एम्स कैंपस को भी उद्घाटन किया है बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, अब जब इतना काम कर ही रहे हैं तो जब कोई रिपोर्ट पब्लिश होगी तो ग्लोब के पूरे वर्ल्ड के टॉप जो पॉलिटिकल लीडर है उनमें फर्स्ट नंबर पे आते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इनकी रेटिंग है 78%। ठीक है ना? ओके, तो पीएम मोदी इमर्ज एज द मोस्ट पॉपुलर ग्लोबल लीडर विथ 78% अप्रूवल रेटिंग। तो रिसेंटली एक यूएस बेस्ड इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसका नाम है मॉर्निंग कंसल्ट। सो मॉर्निंग कंसल्ट ने एक सर्वे कंडक्ट किया जिसमें सर्वे किया गया कि वर्ल्ड का सबसे पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर कौन है। तो 78% वोटिंग के साथ, रेटिंग के साथ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फर्स्ट नंबर पे है। सेकेंड नंबर पे आपको मैक्सिको के प्रेसिडेंट एंड्रीज मैनुअल लोपेज देखने को मिलेंगे। ठीक है, एंड थर्ड नंबर पे अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट जेवियर मिली देखने को मिलेंगे। और यही वो जेवियर है जिन्होंने ब्रिक्स को ज्वाइन करने से मना कर दिया। तो क्योंकि इनको भी इनविटेशन भेजा गया था कि आओ आओ ब्रिक्स को ज्वाइन करो, ये वही है जिन्होंने ब्रिक्स को ज्वाइन करने से मना किया। तो रिसेंटली 5 न्यू कंट्रीज ब्रिक्स की मेंबर बन गई है। तो टोटल अब ब्रिक्स में आपको 10 कंट्रीज देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, अर्जेंटीना उनमें से नहीं है। अब बात कर लेते हैं जो बाइडेन के बारे में। तो यूएस के प्रेसिडेंट है जो बाइडेन 11th पोजीशन में है। वहीं ऋषि सुनक आपको 20वें स्थान पर देखने को मिलेंगे इस सर्वे में। डन। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पर कैबिनेट ने एक और फैसला लिया है और डिसाइड किया है FRP फॉर शुगर केन। तो FRP क्या होता है वो हम जान लेते हैं। FRP का मतलब है फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। जैसे कि कोई गन्ना उत्पादक है, मान लेते हैं कि मैं एक किसान हूँ, मेरा खेत है और मैं शुगर केन का प्रोडक्शन करती हूँ और शुगर केन से ही तो शुगर प्रोड्यूस की जाती है, गन्ने से ही तो शक्कर बनाई जाती है। तो मैं शुगर केन को लेके कहाँ पे जाऊंगी? किसी मिल के पास जाऊंगी और मिल ओनर को अपने गन्ने वहां पर दे दूंगी। तो मिल ओनर बदले में क्या करेगा? मुझे पैसे देगा क्योंकि उसने शुगर केन मुझसे परचेस किए हैं। तो क्या रेट होना चाहिए फार्मर्स के लिए उन शुगर केन का? एक मिनिमम, जैसे कि MSP होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, किससे नीचे कीमतों पे आपकी फसल को नहीं खरीदा जाएगा। ये मिनिमम कीमत है, इससे ऊपर ही आपकी फसलों को खरीदा जाएगा। वो होता है आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो कि लगभग 23 या 24 क्रॉप्स के लिए गवर्नमेंट डिसाइड करती है। वैसे ही गवर्नमेंट डिसाइड करती है FRP की। जब शुगर केन फार्मर अपने शुगर केन को बेचेगा मिल ओनर को, तो मिल ओनर मिनिमम इतना पैसा तो उसको देना ही है, वही अमाउंट कहलाता है FRP। ठीक है, वही कहलाता है आपका FRP, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। यहां पर अगर आप देखेंगे 2023-24 में FRP शुगर केन के लिए 315 रुपीज, 315 रुपए पर क्विंटल था। इसको 25 रुपीज से बढ़ा दिया गया है। मतलब 2024-25 के लिए FRP डिसाइड किया गया है 340 रुपीज पर क्विंटल, 340 रुपए पर क्विंटल। क्लियर है इतनी चीजें? ये बात यहाँ पर सामने निकल के आई है, जिससे 5 करोड़ से ज्यादा शुगर केन फार्मर्स को फायदा मिलेगा। तो ये है न्यूज। तो FRP हम पहले समझ लेते हैं कि FRP गवर्नमेंट डिसाइड करती है। विच मिल्स आर लीगली बाउंड टू पे टू फार्मर्स। अगर वो शुगर केन को प्रोक्योर करते हैं, खरीदते हैं, तो मिल ओनर्स फार्मर को इतना पैसा तो देंगे ही। अब मिल ओनर और फार्मर एग्रीमेंट भी कर सकते हैं कि हम एक बार में नहीं 2-3 किस्तों में पैसा देंगे। लेकिन अगर आपकी किस्त लेट होती है, पैसा आप समय पे नहीं देते, तो मिल ओनर 15% का ब्याज या इंटरेस्ट भी पे करता है। शुगर केन प्रोक्योर करने के विथिन 14 डेज मिल ओनर को फार्मर को पैसे देने होते हैं। क्लियर हो रही है इतनी चीजें? तो यही सारी चीजें कहलाती हैं अंडर द शुगर केन कंट्रोल ऑर्डर 1966 इशूड अंडर द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। ओके, कौन डिसाइड करता है FRP? तो FRP डिसाइड करती है
कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस एक कमीशन बनाया जाता है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर काम करता है, और ये रिकमेंड करते हैं कि एफआरपी इतनी होनी चाहिए इस पर्टिकुलर एफवाई या फाइनेंशियल ईयर के लिए। अब इनकी रिकमेंडेशन बाइंडिंग नेचर की नहीं होती कि सरकार माने ही, सरकार को नहीं मानना तो नहीं भी मान सकती, तो इन लोग अपनी रिकमेंडेशन देते हैं। और रिकमेंडेशन किसे दी जाती है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स इसको अनाउंस करती है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी होते हैं या प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ठीक है, हमारे कंट्री में एफआरपी को डिसाइड करने के लिए सबसे पहले जो कमेटी बनाई गई थी वो है रंगराजन कमेटी। इनकी रिपोर्ट पर ही ये बात डिसाइड की जाती है। अब बात कर लेते हैं शुगर केन के मामले में इंडिया की पोजीशन क्या है। तो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का आफ्टर ब्राजील। सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पे पूरे वर्ल्ड में गन्ने का उत्पादन भारत में होता है। अगर हम टॉप स्टेट्स देखते हैं तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड बिहार देखने को मिलेंगे। सो कई बार असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर पूछ लिया जाता है, तो थोड़ा सा याद रखेंगे। बाकी तो शुगर केन के बारे में, एफआरपी के बारे में जो भी स्टार्टिंग में हमने बातें की कि 315 रुपए से 340 रुपए पर क्विंटल कर दिया है फॉर द शुगर सीजन 2024-25, तो वो बातें यहाँ पर लिखी हैं। इफेक्ट में कब से आएगा? तो 1 अक्टूबर 2024 से इफेक्ट में आ जाएगा। खत्म। चलिए, अब यहाँ पे एग्रीकल्चर से ही बेस्ड एक और न्यूज है, सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रबर सेक्टर स्कीम। अभी जो सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रबर सेक्टर स्कीम, इसे इंट्रोड्यूस किया गया था फाइनेंशियल ईयर 2017-18 में। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर एक रबर बोर्ड बनाया गया था। रबर बोर्ड का काम है नेचुरल रबर के प्रोडक्शन को प्रमोट करना। जब आप किसी चीज को प्रमोट करते हो तो उसके लिए पैसे की जरूरत भी होती है, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन करना होता है, फाइनेंशियल सपोर्ट देना होता है। तो अंडर दिस स्कीम गवर्नमेंट ने कुछ सपोर्ट दिया है, 23%, 23% यहाँ पर इंक्रीमेंट किया है आपके फाइनेंशियल सपोर्ट को। ठीक है, तो फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर द रबर सेक्टर अंडर द सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रबर सेक्टर स्कीम हैज बीन इंक्रीज्ड बाय द 23%। पहले ये 576 करोड़ रुपीस था, इसको 23% इंक्रीज करके कर दिया है 708 करोड़ रुपीस फॉर अपकमिंग 2 ईयर्स। आने वाले 2 सालों के लिए है, मतलब 24-25 के साथ साथ ये 25-26 के लिए भी रहेगा। ठीक है, इतनी चीजें। इसके अलावा गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हम नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में 3 नोडल रबर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को भी सेटअप करेंगे फॉर द डेवलपमेंट एंड प्रमोशन ऑफ नेचुरल रबर। ये बात भी यहाँ पे कही है। अब बात कर लेते हैं अबाउट द स्कीम। हमने देख लिया स्कीम इज इम्प्रूव द प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ नेचुरल रबर। अब भारत क्या पोजीशन होल्ड करता है नेचुरल रबर या रबर प्रोड्यूसिंग के मामले में? तो पूरे वर्ल्ड में आप देखेंगे इंडिया 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है नेचुरल रबर का, लेकिन कंजप्शन के मामले में चाइना के बाद हम आते हैं। मतलब कंजप्शन में हम 2nd नंबर पे हैं और प्रोडक्शन में हम 6th नंबर पे हम प्रोडक्शन में देखने को मिल जाएंगे। अब मेजर रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से हैं? तो केरला, तमिलनाडु, त्रिपुरा एंड आसाम। अगेन असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, तो टॉप 3 स्टेट तो आपको याद रखने ही हैं। ठीक है, डन। केरला, तमिलनाडु, त्रिपुरा एंड आसाम। चलिए, अब एक डैम यहां पर न्यूज में है। फाइनली डैम का कंस्ट्रक्शन पूरा हो चुका है और ये डैम क्या करेगा? इरिगेशन, सिंचाई की व्यवस्था करेगा पंजाब एंड जम्मू कश्मीर के एरिया में, और डैम का पानी इस्तेमाल किया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए, और डैम के पानी को रोका भी गया है पाकिस्तान में जाने से। ठीक है, तो हम डैम के बारे में बात कर रहे हैं जिसका नाम है शाहपुर कांडी डैम प्रोजेक्ट। किस नदी पर है? तो आंसर हो जाएगा रावी नदी पर सिचुएटेड आपको ये डैम देखने को मिलेगा। और रावी नदी आपको पता है इंडस रिवर मतलब सिंधु नदी की सहायक नदी या फिर ट्रिब्यूटरी है, पाकिस्तान जाके अरेबियन सी में पानी, मतलब इंडस से मिलके फिर अरेबियन सी में अपना पानी छोड़ती है। ठीक है, रावी नदी अगर बात करें तो रावी नदी पे ऑलरेडी कुछ डैम है, जैसे कि थीन डैम जिसको हम रणजीत सागर डैम कहते हैं। तो जैसे कि नदी है, ठीक है, इस पे हमने एक डैम बनाया विच इज रणजीत सागर डैम। तो डैम का उपयोग हमने किया, पानी को हमने टरबाइन पे गिराया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया और फिर पानी को रिलीज किया। इसी पानी को, मतलब जो रणजीत सागर डैम है इसकी डाउन स्ट्रीम है रावी नदी का, वहां पर ही हमने यहाँ पर पंजाब और जम्मू कश्मीर की बॉर्डर पर शाहपुर कांडी डैम प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्ट किया है।
ठीक है, इसका काम क्या होगा, हॉल्टेड द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द रिवर रावी टू द पाकिस्तान। इसका इस्तेमाल हम इरिगेशन के लिए करेंगे और पावर जनरेशन में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। रावी नदी एक ट्रांस बॉर्डर रिवर है जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बाउंड्री बनाती है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट की जाएगी उसकी कैपेसिटी 206 मेगावाट की आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है उनका इरिगेशन डिपार्टमेंट, तो इनका सिंचाई विभाग ने ही इस डैम का कंस्ट्रक्शन आपको देखने को मिलेगा। अब रावी नदी आपको कहाँ से ओरिजिनेट होती हुई दिखाएगी, तो रावी नदी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश से ओरिजिनेट होती है। क्लियर है। अब 1960 में जब जवाहरलाल नेहरू जी थे तो हमारे देश में एक इंडस वाटर ट्रीटी को भी साइन किया गया था। तो अकॉर्डिंग टू द इंडस वाटर ट्रीटी, रावी नदी, व्यास नदी और सतलज रिवर का जो पानी है वो इंडिया इस्तेमाल करता है। ठीक है, डन। अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन बड़े फॉर्म में चल रही है और समय समय पे जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने की बात आई है तो नए नए गाइडलाइंस को लेकर आती है। तो अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 और राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, इसके अंदर एक गाइडलाइंस पब्लिश की है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने और सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरी के स्कूल में ये आपको अप्लाई करना जरूरी है। क्या सर्कुलर जारी किया है, द एजुकेशन मिनिस्टर हैज सेंड लेटर टू ऑल स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी रिक्वेस्टिंग देम टू इंश्योर दैट द एज ऑफ एडमिशन टू द ग्रेड 1 इज 6 ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम द 24-25 सेशन। तो अपकमिंग जो 2024-25 आपका एकेडमिक ईयर है उसमें अगर आप कक्षा 1 में किसी विद्यार्थी को एडमिशन देते हैं, किसी स्टूडेंट का एडमिशन क्लास 1 में होता है तो उसकी एज 6 ईयर या 6 प्लस ईयर होना चाहिए। 6 से छोटे साल मतलब 6 साल से कम के बच्चे को आप पहली क्लास में एडमिशन नहीं दोगे। ठीक है, ये सर्कुलर बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने इशू किया है। इसके अलावा कुछ समय पहले सीबीएसई ने भी एक नोटिस जारी किया था। सीबीएसई मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इन्होंने कहा है कि हम पायलट बेसिस पे एक प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं जो अपकमिंग 9 से लेकर क्लास 12 तक के एग्जाम होंगे वो ओपन बुक एग्जाम होंगे। मतलब एग्जामिनेशन हॉल में स्टूडेंट अपनी बुक्स को लेकर जा सकते हैं और बुक्स को ओपन करके आंसर राइटिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये है आपका ओपन बुक एग्जाम, पायलट बेसिस पे से भी तैयार किया गया है। तो क्वेश्चन कैसा बनेगा देखेंगे। According to the Education Ministry, from which academic session onward should the age of admission to the grade 1 be 6 year? So answer है 24-25 ऑप्शन सी। क्लियर है। चलिए, इसके अलावा बीसीसीआई ने भी अनाउंस कर दिया है कि 22 मार्च से हमारे देश में आईपीएल शुरू होंगे। राइट। अब आईपीएल में अगर आप देखेंगे मोहम्मद सामी, लेकिन उनको हो गई है इंजरी तो अब आईपीएल वो नहीं खेलेंगे। तो आप जल्दी से बताओ मुझे कि मोहम्मद सामी लास्ट ईयर आईपीएल में किस टीम से खेले थे। समझ में आया क्वेश्चन? चलो ठीक है, अब बात करते हैं वापस से। तो बीसीसीआई ने कहा है अपकमिंग आईपीएल जो हमारा 2024 का सेशन होने वाला है उसके लिए 4 स्लॉट्स थे स्पॉन्सरशिप टाइटल के, वो चारों के 4 स्लॉट्स की बुकिंग हो चुकी है, मतलब बिडिंग हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पे अब बात हो रही है CEAT मतलब जो कि एक टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, पिक्ड एज ऑफिशियल पार्टनर फॉर द आईपीएल। तो आईपीएल के लिए ऑफिशियल पार्टनर बनाया गया है CEAT को और इन्होंने जो बिडिंग की है वो 240 करोड़ रुपीस के लिए की है फॉर द 5 इयर्स, मतलब 2028 के आईपीएल तक के लिए ये बिडिंग की गई है। तो बीसीसीआई ने चारों के चारों स्लॉट्स यहाँ पर बेच दिए हैं और टोटल कॉस्टिंग है जिनकी 1485 करोड़ रुपीस। वो 4 कंपनीज कौन कौन सी हैं जिन्होंने स्पॉन्सरशिप टाइटल एक्वायर किया है? My 11 सर्किल, रूपी, एंजल 1 एंड द CEAT। इनमें से अगर देखो तो CEAT, एंजल 1 और My 11 सर्किल का जो स्पॉन्सरशिप टाइटल इन्होंने प्रोक्योर किए हैं, खरीदे हैं, वो 5 साल के लिए मतलब 2028 तक के लिए है। लेकिन रुपए ने जो टाइटल परचेज किया है वो 3 सालों के लिए मतलब 2026 तक के लिए है। क्लियर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये बिडर्स कौन कौन से हैं, 4 आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, हनुमान, अ सीरीज ऑफ लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो हमारे देश में हमारा एक ओपन एआई है, मतलब एक हमारा भी चैट जीपीटी है जिसको हम भारत जीपीटी के नाम से जानते हैं। और भारत जीपीटी तैयार किया है विद द कोलैबोरेशन ऑफ आईआईटी बॉम्बे एंड 7 अदर आईआईटी इंस्टीट्यूट्स, और जिसको बैक सपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ साइंस का भी मिला था और रिलायंस जियो का भी बैक सपोर्ट प्रोवाइड किया गया था भारत जीपीटी को। अब भारत जीपीटी ने अपना एक एआई वर्जन या एआई लैंग्वेज मॉडल लॉन्च किया है विच इज हनुमान, जिसका नाम है हनुमान लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो इन द कोलैबोरेशन विद भारत जीपीटी इकोसिस्टम लेड बाय द आईआईटी बॉम्बे, सीता
महालक्ष्मी हेल्थ केयर हैज इंट्रोड्यूस हनुमान। हनुमान क्या है? आपका एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो कि पहले 11 इंडियन लैंग्वेज में अवेलेबल होगा, हिंदी, तमिल, मराठी। उसके बाद इसको फर्दर एक्सटेंड किया जाएगा तो 20 हिंदी जो आपकी इंडियन लैंग्वेज है उसमें ये अवेलेबल होगा। इनिशियली इनको 4 अलग अलग फील्ड में केटर करने के लिए डिजाइन किया गया है। वो 4 फील्ड कौन कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हेल्थ केयर, गवर्नेंस, फाइनेंशियल सर्विस एंड एजुकेशन। तो आखिरकार ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता क्या है, ये कहानी समझ में नहीं आया। बाकी तो ठीक है, किसने तैयार किया, क्या है वो हमें समझ में आया। इसको ऐसा समझो कि मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि मेरे पास एक पेट है और वो एक छोटा सा प्यारा सा पैरेट है। और वो पैरेट जब मैं करंट अफेयर्स पढ़ाती हूँ तो डेली मेरे साथ रहता है और करंट अफेयर्स सीख रहा है, लेकिन वो बहुत इंटेलिजेंट है। जितने भी करंट अफेयर्स मैं पढ़ाती हूँ उसको सारा कुछ याद रह जाता है। ठीक है, इतनी तो चीज़ें ठीक है। उसके अलावा खास बात यह है कि उसको ट्रेनिंग दो तो वो अलग अलग 20 भाषाओं में भी उनको याद कर लेता है। अब हुआ क्या, मैं एक पेपर देने गई और पेपर में मैंने करंट अफेयर्स पढ़ाया लेकिन मैं भूल गई। लेकिन मैं अपने पैरेट को ले गई, मैंने उससे क्वेश्चन पूछा और उसने आंसर कर दिया क्योंकि वो बहुत इंटेलिजेंट था। वैसे ही तमिलनाडु को कोई बच्चा था, उसने तमिल में आंसर पूछा उससे, उसने आंसर कर दिया। कोई यहाँ पे आपका मान लेते हैं कि केरला से था, उसने मलयालम में क्वेश्चन पूछा, उसने आंसर कर दिया। तो मेरा जो पैरेट है वो बड़ा स्मार्ट है, इंटेलिजेंट भी है और अलग अलग लैंग्वेज में वो टेक्स्ट, स्पीच एंड वीडियो को जनरेट भी कर सकता है। तो बस यही होता है आपका लार्ज लैंग्वेज मॉडल, विच इज अ AI टूल विच कैन जनरेट टेक्स्ट, स्पीच, वीडियो एंड मोर इन द मल्टीपल इंडियन लैंग्वेज। बात समझ में आई? हनुमान इसका नाम है। डन। चलिए अब एक फेस्टिवल के बारे में बात करते हैं जिसको यूनेस्को की आप इंटेंजिबल या कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल करने की बात चल रही है। अभी किया नहीं है, ठीक है ना। हम बात कर रहे हैं परुवेता फेस्टिवल। तो इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज इज मेकिंग efforts to secure UNESCO recognition for the annual परुवेता फेस्टिवल। यहाँ पे एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं कि इसको यूनेस्को का रिकॉग्निशन मिले। अभी सिर्फ एफर्ट्स है, अभी मिला नहीं है। इस फेस्टिवल को हम मॉक हंटिंग फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं और लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है। आप लोग ने लॉर्ड विष्णु का एक अवतार सुना होगा विच इज नरसिम्हा अवतार। तो नरसिम्हा अवतार को डेडिकेटेड ये फेस्टिवल होता है। आंध्र प्रदेश में इसका सेलिब्रेशन किया जाता है श्री नरसिम्हा स्वामी टेम्पल में। क्लियर? इसलिए यहाँ पे हर एक रिलीजन, चाहे वो मुस्लिम रिलीजन ही क्यों ना हो, सभी लोग मिलके इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं यहाँ पर। और ये फेस्टिवल आपका मकर संक्रांति या फिर विजय लक्ष्मी के दौरान मंदिरों में आयोजित किया जाता है और पूरे मंडला मतलब 40 डेज तक इस फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। कहाँ से एसोसिएटेड है? आंध्र प्रदेश से है। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करेंगे हम एक बॉम्बर के बारे में। ये है एक बॉम्बर। इसका इस्तेमाल सोवियत यूनियन, आज तो रशिया है, सोवियत यूनियन उस समय पहले 1992 तक सोवियत यूनियन हुआ करता था। तो उस समय कोल्ड वॉर के समय इन्होंने इस बॉम्बर को इस्तेमाल किया। नेटो ने इस बॉम्बर का एक कोड नेम भी दिया है जिसको हम ब्लैक जैकास भी कहते हैं एंड रशियन इसे व्हाइट स्वान के नाम से जानते हैं। अब इसे मॉडर्नाइज किया गया मतलब न्यूक्लियर मिसाइल, न्यूक्लियर वॉरहेड इसमें एड ऑन किए गए और वापस से इसका नया वर्जन लॉन्च किया है रशिया ने। और इस बॉम्बर का नाम क्या है? टुपोलेव Tu-160M बॉम्बर। रशिया के प्रेसिडेंट ने रिसेंटली इसे लॉन्च किया है। कजान एविएशन प्लांट से एक बॉम्बर है, ये न्यूक्लियर कैपेबल है, फास्ट फ्लाइंग, वर्ल्ड का फास्ट फ्लाइंग बॉम्बर है। ये 2200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लाई कर सकता है और 16,000 मीटर की हाइट पे ये फ्लाई करने में कैपेबल है। ये रिमोट एरिया में किसी भी टारगेट को हिट करने में कैपेबल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये 12 क्रूज मिसाइल या फिर 12 शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर मिसाइल को कैरी करने में कैपेबल आपको मिलेगा। ठीक है, अब 2 एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं। पहले यह एक्सरसाइज दोस्ती, हालांकि अब दोस्ती थोड़ी सी कमजोर हो गई है लेकिन फिर भी मालदीव, श्रीलंका और इंडिया के बीच में एक्सरसाइज होती है। तीनों देशों के कोस्टल गार्ड इस एक्सरसाइज को पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब पार्टिसिपेशन लेते हैं। इंडिया एंड श्रीलंका कोस्ट गार्ड शिप रीच द मालदीव रिसेंटली टू टेक अ पार्ट इन द ट्राइलेटरल कोस्टल गार्ड एक्सरसाइज दोस्ती। दोस्ती 16 है, मतलब ये 16th नंबर का एडिशन है। इंडिया, श्रीलंका और मालदीव पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन इस साल एक ऑब्जर्वर भी है। और ऑब्जर्वर कौन है? ऑब्जर्वर है बांग्लादेश। इस साल जो ऑब्जर्वर है वो कौन है? ऑब्जर्वर है बांग्लादेश।
इस एक्सरसाइज की शुरुआत 1991 में हुई थी, लेकिन उस समय इंडिया और मालदीव के कोस्टल गार्ड्स पार्टिसिपेट करते थे। 2012 में श्रीलंका ने भी इस एक्सरसाइज को ज्वाइन कर लिया। तो ये ट्राइलेटरल एक्सरसाइज हो गई, मतलब 3 कंट्रीज के बीच में हो गई एक्सरसाइज, और ये बाइनियल एक्सरसाइज है, एनुअल नहीं है, हर साल नहीं होती, 2 साल में एक बार होती है ये एक्सरसाइज। ठीक है, 16th एडिशन है। भारत की तरफ से ICGS सम्राट, ICGS अभिनव और ICG डोर्नियर एयरक्राफ्ट को भेजा गया है इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने के लिए। अगली एक्सरसाइज है धर्म गार्जियन एक्सरसाइज। धर्म गार्जियन एक्सरसाइज का 5th नंबर का एडिशन है, और ये एक्सरसाइज इंडियन आर्मी और जापान की आर्मी के बीच में होने वाली एक्सरसाइज है। 5वां संस्करण है, 5वां एडिशन है। 25 फेब से लेकर 9 मार्च तक एक्सरसाइज हो रही है, और राजपुताना राइफल हमारी तरफ से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कौन होस्ट कर रहा है? तो इंडिया में कहाँ पे? राजस्थान में। आप देखेंगे महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में धर्म गार्जियन एक्सरसाइज होनी है। तो आज हमने दोस्ती और धर्म दोनों के बारे में बात कर ली। ठीक है, चलो नेक्स्ट है पर्पल फ्रॉग। ये पर्पल कलर का फ्रॉग है, IUCN की इंडेंजर कैटेगरी में आता है। ठीक है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक फंड बनाया है। ठीक है, सो तमिलनाडु इंडेंजर स्पीसीज कंजर्वेशन फंड टू प्रोटेक्ट द पर्पल फ्रॉग, जो कि एक इंडेंजर स्पीसीज है। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि पर्पल फ्रॉग को प्रोटेक्ट करने के लिए किस गवर्नमेंट ने कंजर्वेशन फंड बनाया है? सो आंसर इज तमिलनाडु। पहला क्वेश्चन तो ये भी बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि तमिलनाडु गवर्नमेंट ने एक कंजर्वेशन फंड बनाया है पर्पल फ्रॉग के लिए, ये IUCN की किस कैटेगरी में आता है? सो आंसर हो जाएगा इंडेंजर स्पीसीज की कैटेगरी में आपको देखने को मिलता है, और इसे लिविंग फॉसिल भी कहते हैं। ऐसा बताया जाता है जब हमारी पृथ्वी पर डायनासोरस थे उस समय से ये लोग एग्जिस्ट करते हैं, उनके साथ ही ये एग्जिस्ट करते थे, तो इसलिए इसे हम लिविंग फॉसिल भी कहते हैं। पर्पल फ्रॉग के कुछ और भी नाम है, जैसे कि मावेली फ्रॉग और पिग नोज। इसकी नोज अजीब सी है थोड़ा सा, इसलिए इसको पिग नोज फ्रॉग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इट इज often कॉल्ड एज अ लिविंग फॉसिल विच बिलोंग्स टू द नासिक वट्रासाइडी फैमिली। ठीक है, नेक्स्ट, अब फ्रॉग की बात हो रही है, अब टर्टल की बात भी कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश टू सेट अप फर्स्ट टर्टल कंजर्वेशन रिजर्व। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उत्तर प्रदेश ने एक कोलैबोरेशन किया है टर्टल सर्वाइवर अलायंस फाउंडेशन इंडिया के साथ, और दोनों मिलके जो क्राउन रिवर टर्टल है उनको बचाने के लिए कंजर्वेशन रिजर्व को सेटअप कर रहे हैं। ठीक है, तो लगभग 5000 एडल्ट क्राउन रिवर टर्टल आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेंगे। कहाँ पर? सरजू रिवर पे। सरजू रिवर जो कि ट्रिब्यूटरी है घग्गर रिवर की, गोंडा डिस्ट्रिक्ट में इस कंजर्वेशन रिजर्व को सेटअप किया जाएगा। क्लियर है इतनी चीजें? डन। नेक्स्ट, अब बात कर रहे हैं हम इंटरनेशनल गीता महोत्सव। तो कंफ्यूज मत होना, गीता महोत्सव अलग होता है। गीता महोत्सव हरियाणा के कुरुक्षेत्र में जनरली इसका आयोजन किया जाता है। 2016 में हरियाणा गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो गीता महोत्सव है उसको इंटरनेशनल लेवल पे लेकर जाएंगे, तो इंटरनेशनल गीता महोत्सव की शुरुआत 2016 में होती है। तो इस साल आपको ये 5th नंबर का एडिशन देखने को मिलेगा, और इंटरनेशनल गीता महोत्सव का आयोजन इस साल कहाँ होगा? श्रीलंका में होगा। 1 मार्च से लेकर 3 मार्च के बीच में, मतलब 3 दिन का ये पूरा फेस्टिवल चलने वाला है गीता महोत्सव का। और इसको स्पॉन्सरशिप कौन कर रहा है? तो आंसर हो जाएगा हरियाणा का कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड कर रहा है। 4 मार्च को जब ये पूरा फेस्टिवल कंक्लूड होगा तो कॉपी ऑफ श्रीमद् भागवत गीता की प्रेजेंट की जाएगी पार्लियामेंट ऑफ श्रीलंका में। डन। चलिए अब बात करते हैं हम चालुक्यास के बारे में। ओके, ये पिक्चर दिखाई दे रही है, मैप दिखाई दे रहा है। इस मैप में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये है बादामी, या जिसको हम बातापी भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो चालुक्यास रहते थे इनकी कैपिटल बादामी थी, इसलिए इनको बादामी के चालुक्य बोलते थे। फिर कुछ चालुक्यास की एक ब्रांच आपको बेंगी में देखने को मिलेगी, तो इन्हें बेंगी के चालुक्यास बोला जाता था। या फिर इनको ईस्टर्न, क्योंकि ईस्ट में है ना ये भारत की, तो इसको ईस्टर्न चालुक्यास भी कहा जाता था। वैसे यहाँ ऊपर की तरफ आप जाओगे तो कल्याणी देखने को मिलेगा, कल्याणी, तो ये आपके वेस्टर्न चालुक्य ऑफ कल्याणी देखने को मिला। तो चालुक्यास के 3 आपको ब्रांचेस दिखेगी, एक चालुक्यास ऑफ कल्याणी, एक चालुक्यास ऑफ बादामी या बातापी, या फिर चालुक्यास ऑफ बेंगी, जिनको ईस्टर्न चालुक्य कहा जाता था। ये 6 से लेकर 8 सेंचुरी के बीच में भारत में रूल करते थे। कोई दिक्कत नहीं, करने दो, बढ़िया है। लेकिन अभी हमको 2 बादामी के चालुक्यास के टेम्पल मिले हैं कृष्णा रिवर की बैंक पर। ठीक है, कृष्णा नदी के किनारे हमें चालुक्यास के 2 टेम्पल्स मिले हैं, जो कि आज से
1500 1300 से 1500 ईयर्स ओल्ड बताए जाते हैं बैंक ऑफ द कृष्णा रिवर पे। क्लियर है? इसलिए चालुक्याज न्यूज में है, और जब चालुक्याज न्यूज में है तो चालुक्याज के बारे में पता करना आपकी जिम्मेदारी बन जाती है। ठीक है, तो पुलकेशन वन ने बेसिकली चालुक्य डायनेस्टी की शुरुआत 550 में की थी। इन्होंने अपनी कैपिटल बतापी या बतामी को बनाया, इसलिए इन्हें बतापी के चालुक्य कहा जाता था। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर रहा है चालुक्याज में वो पुलकेशन सेकंड रहा है। पुलकेशन सेकंड, ऐसा बताया जाता है इन्होंने हर्षवर्धन को डिफीट किया था। ठीक है, 630 एडी में पुलकेशन सेकंड ने हर्षवर्धन को डिफीट किया था और दक्षिण पथेश्वर का टाइटल अडॉप्ट किया था। ठीक है, तो पुलकेशन सेकंड का अहोल इंस्क्रिप्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अहोल इंस्क्रिप्शन, यहाँ से क्वेश्चन आप देखेंगे प्रीवियस ईयर एग्जाम में बने हैं, एसएससी के हर एग्जाम में इंस्क्रिप्शन से क्वेश्चन आते हैं, तो उनमें से एक आपको अहोल इंस्क्रिप्शन याद रखना है। पुलकेशन सेकंड से संबंधित है, जिसमें हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है अबाउट द हर्षवर्धन कि हर्षवर्धन को डिफीट किया था पुलकेशन सेकंड ने और दक्षिण पथेश्वर का टाइटल अडॉप्ट किया था। हर्षवर्धन को उत्तर पथेश्वर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वहीं अगर हम राष्ट्रकूट किंग दंतीदुर्ग के बारे में बात करें तो इन्होंने लास्ट बादामी चालुक्य किंग कीर्तिवर्मन वन को डिफीट किया और गद्दी पे बैठ गए। ठीक है, फिर कभी हम डिटेल हिस्ट्री बात करेंगे साउथ इंडिया की। फिलहाल के लिए आप कुछ राजाओं के नाम याद रख सकते हैं अपकमिंग एग्जाम के लिए। अंत में बात करते हैं हम कुछ शॉर्ट न्यूज पे। ठीक है, फिर हम रिवीजन क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे। 37th अफ्रीकन यूनियन समिट कहां पर हुई है? ये समिट हुई इथोपिया में। ठीक है, अफ्रीकन यूनियन समिट 37th एडिशन था, इथोपिया में हुआ और वहां पर एक बिल पास किया और बिल में कहा गया कि जो डंकी स्किन है उसको बैन करते हैं। तो किलिंग ऑफ डंकी एंड डंकी स्किन को बैन करने का एक हिस्टोरिक फैसला अफ्रीकन यूनियन समिट में लिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है IRCTC, मतलब इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन ने रिसेंटली स्विगी के साथ एक पार्टनरशिप की है। अगर आप IRCTC के ई पोर्टल से कोई ऑर्डर बुक करते हैं आप खाने के लिए रेलवे में, तो बिल्कुल इसकी डिलीवरी कौन करेगा? स्विगी करेगा। तो स्विगी के साथ एक पार्टनरशिप की गई है। नेक्स्ट है, रिसेंटली हमने संत रविदास जी की जयंती सेलिब्रेट की थी। इनका 647 नंबर का बर्थ एनिवर्सरी थी। भक्ति मूवमेंट से जुड़े हुए हैं संत रविदास जी और संत रविदास जी के स्टैच्यू को अनवील किया गया है वाराणसी में बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। अब इंडिया और ग्रीस के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ है और दोनों देश मिलकर अपने बीच का जो ट्रेड है उसको ट्रेड को डबल करेंगे बाय द 2030। ठीक है, चलिए अब आंध्र प्रदेश के एक और पर्सन के बारे में बात करते हैं जिनका नाम है साई त्रुमलांदी। ये है वो, और इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है क्योंकि इन्होंने क्रिएट की है वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट वॉशिंग मशीन। ये वॉशिंग मशीन है, इन्होंने बनाई है, आंध्र प्रदेश से है। ठीक है, चलिए अगले पर्सन जो न्यूज में है वो इंपॉर्टेंट पर्सन है क्योंकि मैं बात कर रही हूँ मनोहर जोशी जी के बारे में। ये है फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र जिनका नाम है मनोहर जोशी। इन्होंने 1995 से 1999 के बीच में सर्व किया है एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। इसके अलावा ये लोकसभा के स्पीकर भी रहे हैं 2002 से 2004 के बीच में। इनकी डेथ हो गई है रिसेंटली, ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ 86। तो मनोहर जोशी का नाम आपको याद रखना है। डन, आई होप सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? रिसेंटली गवर्नमेंट ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब FDI पॉलिसीज में अमेंडमेंट किया है और कितने % तक FDI अलाउ किया है स्पेस सेक्टर में? तो अप टू 100%। मैंने 3 सेगमेंट बताए थे, 49% वाला, 74 वाला और अप टू 100% वाला। आई होप आपको याद होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने जो प्रपोजल दिया था कैबिनेट को कि हमें सेफ्टी और वीमेन को बढ़ाना चाहिए, इस स्कीम को एक्सटेंड करना चाहिए, और कैबिनेट ने फैसला मान लिया और सेफ्टी ऑफ वीमेन स्कीम को फर्दर इंक्रीज किया जिसके लिए बजट 1180 करोड़ रुपीस है। तो ये स्कीम 2021-22 से कब तक के लिए लागू है? आंसर हो जाएगा 25-26 के लिए, ऑप्शन बी। NTPC Limited will set up India's largest green hydrogen production facility in which state? तो ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटी NTPC भारत की सबसे बड़ी बिल्ड कर रहा है कहां पर? आंध्र प्रदेश में। रिसेंटली एक लैंड लीज एग्रीमेंट साइन हुआ है क्योंकि अगर आप इतनी बड़ी प्रोडक्शन फैसिलिटी लगाओगे तो जमीन भी लगेगी और जमीन पे अधिकार तो राज्य का होता है, तो राज्य की डिपार्टमेंट के साथ आपको एक लीज एग्रीमेंट साइन करना होगा। तो बिल्कुल यहाँ पे NTPC ने आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के विशाखापट्टनम के आसपास इन्होंने 1200 एकड़ की जमीन को लीज पे लिया है जहां पे ये हाइड्रोजन
प्रोडक्शन फैसिलिटी को तैयार करेंगे। ठीक है, ये एग्रीमेंट एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन के बीच में हुआ है। जब ये फैसिलिटी तैयार हो जाएगी तो इंडिया का लार्जेस्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन फैसिलिटी हो जाएगी, जो कि 1200 टन पर डे हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करेगा अंडर द पार्ट ऑफ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। कुछ दिन पहले भी मैंने नेशनल हाइड्रोजन ग्रीन मिशन के बारे में बताया था। दोबारा विद इन अ वीक सेकेंड टाइम हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। मतलब आप समझ सकते हो कि एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल बन सकता है कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को कब लॉन्च किया गया था। सो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4 जनवरी 2023 को लॉन्च किया गया था विद द बजट 19,744 करोड़ रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट है मॉर्गन स्टैनली ने प्रोजेक्ट किया है इंडिया की जीडीपी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25 एज 6.5%। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज रिसेंटली पार्टनर विद द वर्ल्ड बैंक टू सेट अप ब्लेंडेड फाइनेंस फैसिलिटी। तो मैंने आप लोगों को पीपीपी मॉडल एंड ब्लेंडेड फाइनेंस फैसिलिटी में अंतर बताया था और गोवा गवर्नमेंट और वर्ल्ड बैंक ने इसे तैयार किया है। विच क्रिकेटर हैज बिकम द फास्टेस्ट बैटर टू नॉट 10,000 रन इन T20 क्रिकेट। आंसर हो जाएगा बाबर आजम। काली टाइगर रिजर्व रिसेंटली न्यूज में है। ये आपका स्टैटिक क्वेश्चन है, स्टैटिक वहीं से बनता है जो करंट अफेयर्स हम पढ़ते हैं। तो काली टाइगर रिजर्व किस स्टेट में है, और टाइगर रिजर्व है तो अपने आप में इंपॉर्टेंट होता ही है। आंसर हो जाएगा कर्नाटका स्टेट में है। एक्चुअली न्यूज में इसलिए है कि रिसेंटली मैसूर जू से काली टाइगर रिजर्व में हम 40 स्पॉटेड डियर को रिलोकेट कर रहे हैं, इसलिए ये न्यूज में है। What is the approved FRP for the sugarcane for the sugar season 24-25 with a sugar recovery rate of 10.25%? So answer is 340 rupees per quintal. Done. This is the question of the day. दो क्वेश्चन है, एक तो स्टार्टिंग में पूछ लिया था मोहम्मद सामी से रिलेटेड। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट वाज इंडियाज रैंकिंग इन द ग्लोबल साइबर क्राइम रिपोर्ट फॉर 2023। तो साइबर क्राइम रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग क्या है। 4 ऑप्शन है, सही आंसर आप हमें कमेंट पे दीजिएगा। ये था 24 और 25 ऑफ फेब के करंट अफेयर्स। अब आता है 26 एंड 27। तो मॉर्निंग 8 AM आप जुड़ना नहीं भूलेंगे और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे फॉर फर्दर अपडेट। ओके, सो टेक केयर एंड बाय बाय।